नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली खबर। पंजाब के मुख्यमंत्री को जहरीला केमिकल पोलोनियम देने का दावा। खालिस्तानी आतंकवादियों ने बेअंत सिंह जैसा हाल करने की धमकी दी। भगवंत मान अस्पताल में हुए भर्ती। दरअसल दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को जान से मारने की धमकी दी गई है। खालिस्तान समर्थक संगठन खालिस्तान नेशनल आर्मी ने प्रशासन को ईमेल भेजकर धमकी दी कि सीएम मान को भाई दिलवर सिंह के वारिसों ने पोलोनियम से संक्रमित कर दिया है। अगर वे बच गए तो उनका पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह जैसा हाल करेंगे। सीएम मान माहौली के फोर्टिस अस्पताल में एडमिट है। दरअसल दोस्तों, खालिस्तानी नेशनलिस्ट आर्मी ने इस अस्पताल समेत 16 स्कूलों को भी बम से उड़ाने की धमकी दी है। माहौली के एसपी सिटी दिलप्रीत सिंह ने ईमेल की पुष्टि की। एसपी का कहना है कि धमकी भरा ईमेल आया है, हम सभी चीजों को वेरीफाई कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। एआई समिट में भीड़ और अव्यवस्था से डेलीगेट्स हुए परेशान, घंटों कतार में खड़े रहे, कुछ के सामान भी चोरी। अश्विनी वैष्णव ने माफी मांगी। दरअसल दोस्तों, दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के पहले दिन हुई अव्यवस्थाओं पर केंद्र सरकार ने माफी मांगी है। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 17 फरवरी को कहा कि समिट के पहले दिन उम्मीद से कहीं ज्यादा भीड़ जुटी, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हुई। हम लोगों को हुई परेशानी के लिए माफी मांगते हैं। समिट के पहले दिन सोमवार को हजारों की संख्या में स्टार्टअप फाउंडर्स, टेक एक्सपर्ट्स और विदेशी डेलीगेट्स पहुंचे थे। भारी भीड़ और कड़ी व्यवस्था के कारण एंट्री पॉइंट्स पर लंबी कतारें लग गई थी। ग्लोबल टेक कंपनियों के प्रतिनिधि और डेलीगेट्स को घंटों इंतजार करना पड़ा था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस हुआ रद्द। कर्नाटक चुनाव में 40% कमीशन वाले विज्ञापन का मामला, हाईकोर्ट ने भाजपा नेता की याचिका खारिज की। दरअसल दोस्तों, कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस को रद्द कर दिया है। यह मामला 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले 40% कमीशन वाले कांग्रेस के विज्ञापनों को लेकर भाजपा नेता की शिकायत पर दर्ज हुआ था। करप्शन रेड कार्ड वाले इस विज्ञापन को राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया पर शेयर किया था। इसके बाद भाजपा नेता केशव प्रसाद ने राहुल गांधी, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उनका आरोप था कि कांग्रेस ने चुनाव प्रचार के दौरान विज्ञापनों में तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोमई समेत भाजपा नेताओं पर सरकारी ठेकों से 40% कमीशन लेने का झूठा आरोप लगाया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी ने गिग वर्कर्स से मुलाकात की। बीजेपी पर उनकी मुश्किलों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। बोले, उनके साथ जाति के आधार पर भेदभाव होता है। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रविवार को राहुल गांधी की गिग वर्कर्स के डेलीगेशन से मुलाकात का वीडियो शेयर किया। राहुल गांधी ने कहा कि राज्यों और केंद्र में सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सरकार गिग वर्कर्स के साथ अन्याय कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकारें इस अन्याय को नजरअंदाज कर रही है। गिग कंपनियों के लिए कोई मजबूत कानून नहीं है, सोशल सिक्योरिटी नहीं है और कोई जवाबदेही नहीं है। दोस्तों, राहुल गांधी ने बताया कि ये मुलाकात कुछ दिन पहले हुई थी। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले मैं जन संसद में गिग वर्कर्स के एक डेलीगेशन से मिला था। उन्होंने कहा कि गिग सेक्टर में वर्कफोर्स का एक बड़ा हिस्सा दलित और आदिवासी कम्युनिटी से है। इस सिस्टम में उनके साथ क्लास और जाति के आधार पर भेदभाव होता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बांग्लादेश के 11वें प्रधानमंत्री बने तारिक रहमान। 25 लोगों के मंत्रिमंडल में एक हिंदू चेहरा। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश में मंगलवार को ऐतिहासिक बदलाव के साथ तारिक रहमान ने देश के नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। अब बांग्लादेश की कमान बांग्लादेश नेशनल पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान संभालेंगे। वह देश के 11वें प्रधानमंत्री बने हैं। दोस्तों, आम चुनाव में बम्पर जीत के साथ ही वह अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनिस की जगह इस पद को संभालेंगे। शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन ढाका में संसद भवन के साउथ प्लाजा में शाम 4 बजे हुआ। उनको राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने शपथ दिलाई। तारिक के साथ नई सरकार के मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अजित पवार प्लेन क्रैश की जांच में एएआईबी जुटी। डीजीसीए बोला, डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर का डेटा मिला। भतीजे रोहित ने साजिश की आशंका जताई। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रहे अजित पवार के प्लेन क्रैश की जांच विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो एएआईबी को सौंपी गई है। मंगलवार को नागरिक उड्डयन मंत्रालय डीजीसीए ने इसकी जानकारी दी। दरअसल दोस्तों, मंत्रालय ने कहा कि 28 जनवरी को महाराष्ट्र के बारामती में लेजर जेट 45 विमान क्रैश की जांच एएआईबी कर रहा है, जो दुर्घटना और घटना जांच नियम 2017 और ICAO एनेक्स 17 के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के तहत की जा रही है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारत अमेरिका के बीच फाइनल स्टेज पर ट्रेड डील, भारतीय टीम जल्द ही जाएगी अमेरिका। जी हां दोस्तों, वाणिज्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव और भारत के मुख्य वार्ताकार दर्पण जैन अगले हफ्ते अमेरिका जाने वाले हैं। उनका मकसद 7 फरवरी को भारत और अमेरिका के बीच जो संयुक्त बयान जारी हुआ था उसके आधार पर अंतरिम व्यापार समझौते के कानूनी मसौदे को अंतरिम रूप देना है। यह जानकारी सोमवार को वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने दी। उन्होंने यह भी बताया कि अमेरिका भारत से जाने वाले सामान पर लगाए गए 25% रेसिप्रोकल टैरिफ को घटाकर 18% करने की तैयारी में है। उम्मीद है कि यह कटौती इसी हफ्ते हो सकती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सोनम वांगचुक रिहाई केस में सुप्रीम कोर्ट का केंद्र से सवाल, सोनम वांगचुक के बयान के वीडियो ट्रांसक्रिप्ट के साथ सही अनुवाद क्यों नहीं दिया। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की रिहाई से जुड़े मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि उसने सोनम वांगचुक के खिलाफ जो वीडियो ट्रांसक्रिप्ट यानी कि बयान का लिखित रूप जमा किए थे उनकी सही और सटीक अनुवाद क्यों नहीं दिए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI के दौर में अनुवाद कम से कम 98% तक सटीक होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैर्बियस कॉर्पस याचिका पर सुनवाई कर रहा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ऑनलाइन गेम ने नाबालिग को बनाया कर्जदार, अपनी मां के ही 15 लाख के जेवर चुरा लिए। दरअसल दोस्तों, मध्य प्रदेश के रीवा में एक नाबालिग ऑनलाइन गेम में पैसे हारने के बाद जब कर्जदार हो गया तो उसने अपने ही घर में चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। दोस्तों, बताया जा रहा है कि सीधी से रीवा एक वैवाहिक कार्यक्रम में अपनी मां के साथ आए नाबालिग बेटे ने करीब 15 लाख रुपए कीमत के मां के सोने के आभूषण पार कर लिए। हालांकि शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए चोरी की इस वारदात का खुलासा कर दिया। साथ ही नाबालिग के एक दोस्त के घर से चोरी किए गए जेवर भी बरामद कर लिए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। MP, UP और राजस्थान में तेज गर्मी, तापमान 30 डिग्री के पार पहुंचा। आज से बारिश के आसार। उत्तराखंड के गुंजी आदि कैलाश मोटर मार्ग में पारा -18 डिग्री। दरअसल दोस्तों, देश भर में सर्दी का असर लगभग खत्म हो गया है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई जगहों पर सोमवार को अधिकतम तापमान 30 डिग्री के पार चला गया। इन राज्यों में आज से नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से मौसम बदलेगा। राजस्थान में आज से बादल छाए हैं, कुछ जगहों पर हल्की बारिश भी हो सकती है। यूपी के कुछ हिस्सों में आज और कल बारिश हो सकती है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मुंबई में एम्यूनियल मैक्रो से मिले प्रधानमंत्री मोदी, दोनों नेता भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर का करेंगे उद्घाटन। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति एम्यूनियल मैक्रो से मुंबई में मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी और मैक्रो के मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई है, जिनमें दोनों नेता बेहद गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाते और फोटोशूट करते नजर आ रहे हैं। दोनों नेता शाम को भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर 2026 का उद्घाटन करेंगे। मोदी और मैक्रो उद्योगपतियों, स्टार्टअप फाउंडर्स, रिसर्च एक्सपर्ट्स और इनोवेशन से जुड़े लोगों को संबोधित करेंगे। अपनी इस यात्रा के दौरान मैक्रो दिल्ली में AI इम्पैक्ट समिट में भी हिस्सा ले रहे हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। घर खरीदने की औसत उम्र 38 से 34 साल हुई। 74% खरीदार 35 साल से कम उम्र वाले जेन जी नौकरी लगते ही घर लेना चाहते हैं। दरअसल दोस्तों, पहले आम भारतीय परिवार पैसा जमा करो फिर घर खरीदो का नियम मानते थे। अब ट्रेंड यह शुरू हो गया है कि नौकरी लगते ही सबसे पहले घर खरीद लो। देश में बिकने वाले 74% घर 35 साल से कम उम्र वाले खरीद रहे हैं। इनमें 32% खरीदार 25 साल से छोटे हैं। वहीं दोस्तों, घर खरीदने वालों की औसत उम्र 6 साल में 38 से घटकर 34 हो गई है। ये बातें होम लोन एग्रीगेशन और डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म बेसिक होम लोन के सर्वे घर का सपना कैसे पूरा करते हैं भारत में उसकी तहत सामने आई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। नई दिल्ली से चेन्नई जा रही GT एक्सप्रेस में भीषण आग लगी, जान बचाने के लिए कूद कर भागे यात्री। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र के वर्धा जिले में मंगलवार सुबह एक बड़ा रेल हादसा टल गया। नई दिल्ली चेन्नई GT एक्सप्रेस के एक कोच में अचानक आग लग गई। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी भी यात्री के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग लगने के सटीक कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। रेलवे ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। समय आ गया है शराबबंदी की समीक्षा हो, CM नीतीश के सामने ही बिहार विधानसभा में NDA विधायक ने की मांग। दरअसल दोस्तों, बिहार की राजनीति में शराबबंदी कानून को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में बिहार विधानसभा के भीतर शराबबंदी की समीक्षा करने की मांग उठाई गई है। NDA सरकार में सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक मोर्चा RLM के नेता माधव आनंद ने पुरजोर तरीके से इस कानून की समीक्षा की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अब समय आ गया है जब शराबबंदी के व्यवहारिक पहलुओं और उसके परिणामों की गंभीरता से समीक्षा की जाए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष बोरा ने इस्तीफा वापस लिया, हाईकमान ने मनाया। 3 बार के विधायक अब्दुल रशीद मंडल ने पार्टी छोड़ी।
जी हां दोस्तों, असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र कुमार बोराहा ने सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना इस्तीफा पत्र सौंप दिया, लेकिन कुछ घंटों बाद ही इसे वापस भी ले लिया। असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी AICC इंचार्ज जितेंद्र सिंह ने कहा कि पार्टी नेतृत्व ने बोरा से चर्चा की है। राहुल गांधी ने उनसे 15 मिनट बात की। यह हमारा आंतरिक मामला है। हमने उन्हें इस्तीफा वापस लेने पर विचार करने के लिए धन्यवाद दिया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली में स्कॉर्पियो और बाइक की टक्कर से ठीक पहले का वीडियो आया सामने। दावा, नाबालिग आरोपी की बहन रील बना रही थी। मृतक अचानक कार के सामने आया। दरअसल दोस्तों, दिल्ली में 3 फरवरी को एक स्कॉर्पियो की टक्कर से 23 साल के साहिल धनेश्वरा की मौत हो गई थी। अब साहिल की मां इन्ना माकर ने हादसे से ठीक पहले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। उनका दावा है कि यह वीडियो कार के अंदर से रिकॉर्ड किया गया है। यह वीडियो ड्राइविंग सीट के बगल में बैठी नाबालिग आरोपी की बहन रील बनाने के मकसद से रिकॉर्ड कर रही थी। वीडियो में दिखा कि नाबालिग आरोपी बिना डिवाइडर वाली सड़क पर बाईं तरफ गाड़ी चला रहा था। सामने से एक बस आ रही थी। कार बस से बाल बाल बचती है और फिर अचानक साहिल की बाइक से सीधी टक्कर हो जाती है। वीडियो में यह भी दिखा है कि साहिल अपनी बाइक से बस को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मोदी बोले, हमने भारत फ्रांस रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। माउंट एवरेस्ट तक उड़ने वाला एकमात्र हेलीकॉप्टर भारत में बनेगा। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों की मुंबई में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुझे मैक्रों का मुंबई में स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है। हमने मैक्रों के साथ मिलकर भारत फ्रांस रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। मोदी ने कहा कि आज H-125 हेलीकॉप्टर की फाइनल असेंबली का उद्घाटन इसी कोशिश का हिस्सा है। माउंट एवरेस्ट तक उड़ने वाला एकमात्र हेलीकॉप्टर का निर्माण अब भारत में होगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई तो एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंसेक्स 173 अंक चढ़कर 83,450 पर बंद हुआ। निफ्टी में 42 अंकों की तेजी रही। बैंकिंग और IT शेयर्स में रही खरीदारी। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में आज बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 173 अंक चढ़कर 83,450 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी करीब 42 अंकों की तेजी रही। यह 25,725 पर बंद हुआ। आज बैंकिंग और IT शेयर्स में तेजी रही। वहीं मेटल और एनर्जी शेयर्स में गिरावट देखने को मिली। दोस्तों, आज कोचिन शिपयार्ड के शेयर में 3.5% की तेजी रही। बात करें दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में पावर ग्रिड, कोल इंडिया और HDFC बैंक रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में क्वालिटी वॉल्स, टेक महिंद्रा और बजाज फाइनेंस रहे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। चांदी आज 6,000 रुपए गिरी, 2.34 लाख पर आई। सोना 3,000 घटकर 1.51 लाख का हुआ। 4 दिन में चांदी 32,000 तो सोना 6,000 सस्ता हुआ। जी हाँ दोस्तों, सोने और चांदी की कीमतें लगातार गिरती जा रही है। चांदी तो आज लगातार चौथे दिन गिरी है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 1 किलो चांदी 6,667 रुपए गिरकर 2.34 लाख पर आ गई। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 2,903 रुपए सस्ता होकर 1.51 लाख रुपए पर आ गया है। दोस्तों, कैरेट के हिसाब से सोने की कीमतों की बात करें तो दोस्तों 14 कैरेट सोना 88,449 रुपए, 18 कैरेट सोना 1,13,396 रुपए, 22 कैरेट सोना 1,38,495 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बिक रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। इंडिया AI समिट में शामिल होंगे बिल गेट्स। फाउंडेशन बोला, निमंत्रण रद्द होने की खबरें गलत, तय शेड्यूल के हिसाब से ही कार्यक्रम होगा। जी हाँ दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स के इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में शामिल होने को लेकर बनी असमंजस्य की स्थिति अब साफ हो गई है। गेट्स फाउंडेशन के प्रवक्ता के अनुसार बिल गेट्स तय कार्यक्रम के अनुसार समिट में हिस्सा लेंगे और अपना की नोट एड्रेस देंगे। दरअसल दोस्तों, आज वेबसाइट पर गेस्ट की लिस्ट में उनका नाम नहीं था। ऐसे में खबरें चल रही थी कि सरकार ने उनका निमंत्रण रद्द कर दिया है। इसकी वजह अमेरिकी अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जुड़े विवादित दस्तावेजों में आए उनके नाम को बताया गया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। AI समिट को लेकर कांग्रेस ने कसा बीजेपी पर तंज। खड़गे ने सरकार को बताया PR हंगरी। जी हाँ दोस्तों, नई दिल्ली में आयोजित AI इम्पैक्ट समिट 2026 को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो रही है। दुनिया के सबसे बड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम्मेलन के रूप में प्रचारित इस कार्यक्रम में कई देशों के शीर्ष नेता और टेक उद्योग के दिग्गज शामिल हुए। इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आयोजन में अव्यवस्था और कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि यह समिट भारत की डिजिटल और AI क्षमताओं को प्रदर्शित करने का अवसर था, लेकिन यह अव्यवस्था का उदाहरण बन गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले ही दिन संस्थापकों, प्रदर्शकों और आगंतुकों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी और सरकार सिर्फ PR कर रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। असम में विधानसभा चुनाव सिंगल फेज में हो सकता है। मार्च की शुरुआत में ऐलान, अप्रैल के पहले हफ्तों में वोटिंग की होगी संभावना।
जी हाँ दोस्तों, असम में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार असम की सभी 126 सीटों पर सिंगल फेज में वोटिंग की संभावना है। मार्च के पहले हफ्ते यानी कि 4 से 8 मार्च के बीच तारीखों का ऐलान हो सकता है। अप्रैल के पहले हफ्ते में वोटिंग हो सकती है। असम में दोस्तों 10 साल से भाजपा की सरकार है। पार्टी तीसरे चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। हिमंता बोले, गोगोई का केस सबूत समेत केंद्र को भेजा। दावा, कांग्रेस सांसद ने पाकिस्तान की यात्रा की थी। उनकी पत्नी ने भारत की जानकारी शेयर की। दरअसल दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई से जुड़ी कथित पाकिस्तान लिंक के सामने आने की जांच अब केंद्र सरकार करेगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने इस मामले से जुड़े सभी सबूत केंद्र को सौंप दिए हैं और अब केंद्रीय एजेंसी इसकी जांच करेंगी। मुख्यमंत्री शर्मा ने आरोप लगाया कि गौरव गोगोई और उनकी पत्नी का पाकिस्तान से जुड़े हुए लोगों से संबंध रहा है और यह एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप से हो गया बाहर। जिम्बाब्वे सुपर 8 में जिम्बाब्वे आयरलैंड मैच बारिश से हुआ रद्द। कंगारू दूसरी बार ग्रुप स्टेज से हुआ बाहर। जी हाँ दोस्तों, 2021 की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप 2026 के लीग राउंड से ही बाहर हो गई है। मंगलवार को जिम्बाब्वे और आयरलैंड के बीच मैच बारिश के कारण रद्द हो गया। कैंडी के पल्लेक्ले स्टेडियम में मैच का टॉस भी नहीं हो सका। इसी के साथ जिम्बाब्वे सुपर 8 में पहुंच गई है। दोस्तों, एक दिन पहले कंगारू श्रीलंका के खिलाफ 8 विकेट से हार गए थे। उन्हें 13 फरवरी को जिम्बाब्वे ने 23 रन से भी हराया था। अब ऑस्ट्रेलिया को 20 फरवरी को ओमान से खेलना है। इसे जीतकर भी मिचेल मार्श की टीम अगले दौर में नहीं पहुंच सकेगी। ऑस्ट्रेलियन टीम इस टूर्नामेंट के इतिहास में दूसरी बार ग्रुप स्टेज से बाहर हुई है। इससे पहले 2009 में टीम रिक्की पोंटिंग की कप्तानी में लीग राउंड से ही बाहर हो गई थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मुंबई तट के पास 3 संदिग्ध तेल टैंकर जब्त हुए। पहचान छिपाने के लिए नाम झंडा बदला। ईरान बोला, जहाजों से हमारा कोई संबंध नहीं। जी हाँ दोस्तों, भारत ने इस महीने मुंबई तट के पास 3 तेल टैंकर जब्त किए हैं। इंडिया टुडे और राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार इन जहाजों के IMO नंबर अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित जहाजों से मेल खाते हैं और इसका ईरान से संबंध होने का शक है। हालांकि ईरान की नेशनल इरानियन ऑयल कंपनी NIOC ने इन जहाजों से किसी भी तरह के संबंध से इनकार कर दिया है। दोस्तों, इन सभी जहाजों की मालिक विदेशी कंपनियां हैं। भारतीय अधिकारियों ने इस कार्रवाई की जानकारी 6 फरवरी को X पर दी थी, लेकिन बाद में वह पोस्ट हटा दी गई थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। 5 देशों के 14 पूर्व कप्तानों की पाकिस्तान सरकार को चिट्ठी। इमरान खान के इलाज की मांग की। इनमें भारत के 2, पाकिस्तान का कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की खराब सेहत को लेकर 5 देशों के 14 पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कप्तानों ने पाकिस्तान सरकार को चिट्ठी लिखी है। 73 साल के इमरान अगस्त 2023 से जेल में बंद है। इस चिट्ठी पर सुनील गावस्कर, कपिल देव, ग्रेग चैपल, बेलिंडा क्लार्क, माइकल इथरटन, नासिर हुसैन, इयान चैपल, एलन बोर्डर, माइकल ब्रियरली, डेरियर गावर, किम ह्यूजेस, क्लाइव लाइड, स्टीवा और जॉन राइट ने साइन किए हैं। दरअसल दोस्तों, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार 14 दिग्गज कप्तानों ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से इमरान को उचित इलाज दिए जाने की अपील की है। रिपोर्ट के अनुसार इस चिट्ठी पर किसी भी पूर्व पाकिस्तानी कप्तान ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। हालांकि पिछले हफ्ते वसीम अकरम, वकार यूनिस और शाहिद अफरीदी समेत कई पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटरों ने सोशल मीडिया पर इमरान के लिए उचित इलाज की मांग की थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। उत्तराखंड के तीर्थ स्थलों में मुस्लिम और ईसाइयों के लिए नो एंट्री। हर की पौड़ी से हुई शुरुआत। 4 धाम कमेटी ने तैयार किया प्रस्ताव। सरकार भी हुई राजी। जी हाँ दोस्तों, 16 जनवरी 2026 हरिद्वार में गंगा घाट पर जगह जगह बोर्ड लगा दिए गए। लिखा था, हर की पौड़ी पर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। बोर्ड पर किसी संस्था का नाम नहीं है, सिर्फ नीचे इतना लिखा है कि आज्ञा से म्युनिसिपल एक्ट हरिद्वार। इसके बाद से दोस्तों, उत्तराखंड में केदारनाथ, बद्रीनाथ समेत 47 तीर्थ स्थलों पर गैर हिंदुओं की एंट्री बैन करने की मांग ने जोर पकड़ लिया। इसके लिए प्रस्ताव लाया जा रहा है। हर की पौड़ी पेड़ी का जिम्मा संभालने वाली श्री गंगा सभा ने गंगा घाटों पर बोर्ड लगाकर इसकी शुरुआत कर दी है। 4 धामों में भी जल्द ही ऐसे बोर्ड नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों, बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दुनिया की सबसे महंगी धातु कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं दुनिया की सबसे महंगी धातु का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।